हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम कम्पीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से, जो कि प्रोज का सेक्शन है, उसके चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, इस चैप्टर की हम समरी कवर करेंगे। स्टूडेंट, इसकी राइटर एनिस जंग है। द लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के माध्यम से ऑथर एनिस जंग हमें दो बहुत ही पुअर बच्चों की स्टोरी के बारे में बताती हैं। इन बच्चों की स्टोरी के माध्यम से ऑथर हमें बताती हैं कि किस प्रकार इन बच्चों को फोर्सफुली चाइल्ड लेबर में धकेल दिया जाता है और इनके पढ़ने लिखने के सपनों को फेल कर दिया जाता है। ऑथर हमें इस चैप्टर के माध्यम से यह भी बताने की कोशिश कर रही हैं कि पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट इनका फायदा करने के बजाय इनसे किस प्रकार अपना फायदा उठाते हैं। तो ये चैप्टर में सब देखने को मिलता है हमें। इस चैप्टर में स्टूडेंट दो स्टोरी वर्णित की गई है। फर्स्ट स्टोरी एक कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चे साइबे आलम की है, जो कि 1971 में बांग्लादेश से शिफ्ट होकर दिल्ली में सीमापुरी नाम की एक जगह पर रहता है और यहाँ ये कूड़ा कचरा बीनने का काम करता है तथा उसमें से ये गोल्ड ढूंढता है। गोल्ड स्टूडेंट, यहाँ पे गोल्ड एक मेटेलिक गोल्ड की बात नहीं की गई है। ये गोल्ड ढूंढता है, यानी कि कोई प्रेशियस थिंग्स ढूंढता है अपने लिए, जो उसकी जरूरत की चीज है उसको खोजने की कोशिश करता है कूड़े कचरे के बीच में से। ये सभी लोग इस काम से हार्डली अपना खाना पीना भी पूरा नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स के लिए तो रैक पिकिंग, ये जो कूड़ा कचरा बीनने का काम है, लाइफ सर्वाइव करना है, जबकि बच्चे अपने लिए वैल्यूएबल चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक दिन गलती से ऑथर ने साइबे आलम से पूछ ही लिया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। फिर उसी पर उन्होंने फील किया कि अरे ये मैंने कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन बच्चा रिप्लाई करता है कि अगर हमारी लोकेलिटी में स्कूल होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। फिर कुछ दिन बाद ऑथर ने उसी बच्चे के हाथ में एक स्टील का चाय बेचने वाला, जिससे चाय बेची जाती है, जिसमें डाल के चाय बेची जाती है, वो कनस्तर देखा। तो साहिबे आलम ने बताया कि मेरी जॉब अब एक टी स्टॉल पर लग गई है, जहां मुझे 800 रुपये तथा खाना भी मिलता है। यहाँ पर ऑथर रियलाइज करती हैं कि किस प्रकार इन बच्चों का बचपन चाइल्ड लेबर ने जकड़ लिया है, क्योंकि उसको यानी कि साहिबे आलम को तो फैमिली चलाने के लिए अब काम करना पड़ा तथा वह खुद का मालिक भी नहीं रहा। काम के बोझे तले ही उसका जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी ये फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट होती है। अब सेकंड स्टोरी एक गरीब बच्चे मुकेश की है, जो कि फिरोजाबाद में रहता है और उनका पूरा खानदान बरसों से चूड़ियां बनाने का काम करता है। लेकिन बच्चा एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार का मैकेनिक बनना चाहता है। तो ऑथर उन गरीब परिवारों से बातचीत करती है और कहती है कि क्यों तुम एक संगठन नहीं बनाते, ये ऐसा काम करते हो, अंधेरे में काम करते हो, चूड़ियां बनाते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी सभी आईसाइट वीक हो जाती हैं। इसके अगेंस्ट क्यों नहीं जाते तथा तुम पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करते, जिससे तुम्हारी आईसाइट खतरे में पड़ सकती है, इसके अगेंस्ट जाओ। तो इसके बदले उनको रिप्लाई मिलता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पुलिस हमें उठाकर जेल में बंद कर देगी। लेकिन मुकेश की फैमिली अपने आप में सेटिस्फाइड है कि एटलीस्ट हमारे पास एक घर तो है। फिर भी मुकेश का सपना था कि वह एक कार मैकेनिक बनेगा, क्योंकि मुकेश ने अपने टाउन में कारों को देखा है, इसलिए उसकी चाह है कि मैं भी एक कार का मैकेनिक बनूं। तो स्टूडेंट, यहीं पे हमारी दूसरी स्टोरी भी कंप्लीट होती है। स्क्रॉनिंग, सर्चिंग फॉर समथिंग, एनकाउंटर कम अक्रॉस, डम्प्स heap amidst in the middle of distant firework. Swept away, washed away, mutters speak in low voice, glimmingly, easily, hollow, empty. Student, now we come on page number 14. Broadly, widely, embarrassed, confused, abound in plenty, bleak, cheerless, hard time, difficult time. Unaware, ignorant, represents stand for roams, wander, barefoot without shoes, match, equal, shuffles, keeps shifting, on, possess, tradition, custom, wonder, surprise. Now we come on page number 15. First word is excuse, a reason to justify a fault, perpetual, never ending, drowned, submerged, desolation, empathy, panting,
ब्रीदिंग हैवीली, तेज तेज सांस लेना। रैग पिकिंग, दोज हु पिक रैग्स, कूड़ा कचरा बीनने वाले। एक्वेंटेंस, कॉन्टैक्ट या इंट्रोडक्शन, जो हमारे थोड़े बहुत जान पहचान के लोग होते हैं। पेरीफेरी, आउटर एरिया। मेटाफोरिकली, सिम्बॉलिकली। स्क्वैटर्स, इलीगल सेटल्स। वाइल्डरनेस, वेस्टलैंड। टारपोलिन, हैवी वाटरप्रूफ क्लॉथ। डिवॉइड, विदाउट। सीवेज, स्लश। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेन, कॉर्न। सर्वाइवल, लिविंग। aching, painful. Tattered, torn. Trannis, temporary. Proportion, forms. Now we come on page number 16. Heap, mound. Fenced, having a fence around, चारों तरफ से फेंस किया हुआ या चार दीवारी की हुई किसी चीज से, जैसे जाली वगैरह से। Content, satisfied. Discarded, thrown away. Bother, worry. Canister, टीन या कंटेनर कह सकते हैं। Insists, stresses. Announced, declare. Now we come on page number 17. Mirage, false appearance या illusion. Furnace, enclosed fireplace. Illegal, against the law. Digny, dark या dim light. Slog, toil या work hard करना. Beam, brighten. Voluntaries, offers himself. Sticking, fall, smelling या bad smell. Chalked, blocked. Hovels, sheds या slum. Crumbling, falling. Wobbly, unstable. Coexisting, present at the same time and place. Perimeval, very ancient या prehistoric कह सकते हैं, बहुत पुराने समय का. Thatched, have roof of straw. Banks, heads. Shock, a roughly built hut. Sizzling, hissing sound of cooking, खाना पकने की आवाज. Vessel, utensil. Platters, large plates. Frail, delicate या weak, बहुत कमजोर. Veil, face cover. Now we come on page number 18. Impoverished, very poor. Despite, in spite of. Labor, hard work. Renovate, repair. Implies, means. Spiral, coils. Destiny, fate, किस्मत कह सकते हैं. Mound, heap. Unkempt, messy या untidy. Scanty, small hut, छोटी सी झोपड़ी. Yard, open area back of the house. Next word is piled. Kept one on top of the other. Welding, joining. Flickering, shining unsteadily. Drab, faded, जिसका कलर फेड हो जाता है. Scolding, joining. Tongs, चिमटा. Auspiciousness, good omen. Dyed, colored. Henna, मेहंदी. Entire, complete. Dragged, covered. Down on her, will realize. Now we come on page number 19. Share, a unit of measuring quantity. Wrapped, received as benefit. Rings, a sound which is repeated. Echo, repeat. Achieved, got. Lament, complaint. Mind, boring. Toil, physical hard work done to earn. Organize, unity. Vicious, cruel या wicked. Hold up, dragged. Spiral, never ending, continuous. Greed, selfish desire for something. Distinct, separate या clear. Now we come on page number 20. Stigma, mark of disgrace या धब्बा. Bureaucrats, government officials. Imposed, forced upon. Baggage, burden. To dare, do something courageous. Flash, dazzle of life. Murmur, grumble. Regret, repentance. Hurtling, clantering, moving around. थोड़ा सा टाइटल को समझ लेते हैं. लॉस्ट स्प्रिंग. स्टूडेंट, लॉस्ट मतलब खो गया. स्प्रिंग सीजन होता है जिसमें रंग बिरंगे फ्लावर्स खिलते हैं. तो ये जो स्प्रिंग सीजन है इसका कंपैरिजन चाइल्डहुड से किया गया है, यानी कि एक बच्चे का चाइल्डहुड खो गया. स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. तो यहाँ पे दो बच्चों की स्टोरी है इस चैप्टर में. सबसे पहले अबाउट द ऑथर दिया है, इसे देख लेते हैं. ऑथर एनीस जंग है. 1964 वॉज इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद. जो कि राउरकेला की हैं और उन्होंने जो अपना एडोलसेंस है
वो उन्होंने हैदराबाद में स्पेंड किया था। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, एजुकेशन भी हैदराबाद में ली, एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर, उनके दो मम्मी पापा थे, दोनों ही राइटर थे। एनिस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। एनिस जंग ने अपना जो कैरियर है वो इंडिया में राइटर के तौर पे शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट for major newspaper in India and abroad and has authored several books. ये एनिस जंग ने इंडिया में कई न्यूज़पेपर में एडिटर के तौर पे काम किया है और अब्रॉड में भी, और उन्होंने कुछ बुकें भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो लॉस्ट स्प्रिंग में 2 स्टोरीज हैं, ये लॉस्ट स्प्रिंग नाम की ही एक जो उन्होंने बुक लिखी थी उसका एक्सर्प्ट यानी कि उसका ही अंश है, उसी का ही पार्ट है ये जो 2 स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग में हमें देखने को मिलेंगी। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में 2 स्टोरी हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। यहाँ पे आई आया है स्टूडेंट एक रैग पिकर बॉय के लिए, जो कि जिसका नाम साहिब आलम है। तो वो कहता है कि कभी कभी मुझे गार्बेज में से 1 रुपया भी मिल जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट स्टोरी है वो साहिब आलम नाम के एक रैग पिकर कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चे की है। वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? तो ये हमारी ऑथर उनसे क्वेश्चन करती है। आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो ऑथर कहती हैं कि मैंने साहिब से पूछा जो कि मुझे मिलता है एवरी मॉर्निंग, रोज मुझे मिलता है, और क्या ढूंढते हुए मिलता है? गोल्ड। स्क्रॉन्जिंग की मीनिंग होती है सर्चिंग, गोल्ड ढूंढते हुए मिलता है। कहाँ से? गार्बेज यानी कि कूड़े से, और डंप्स हीप ढेर में से, कूड़े के ढेर में से गोल्ड ढूंढते हुए मिलता है मेरे पड़ोस में। तो उससे मैंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो स्टूडेंट यहाँ जो गोल्ड है वो एक मेटल नहीं है, वो गोल्ड वो प्रेशियस थिंग्स हैं जो कि वो बच्चा साहिब आलम कूड़ा कचरा में से ढूंढने की कोशिश करता है, अपने यूजफुल की चीजें। तो ये उसके यूजफुल की चीजों के लिए गोल्ड का यूज किया गया है। सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी। तो स्टूडेंट ये जो साहिब आलम बॉय है ये ढाका क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल, जो कि हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, तो ढाका से बिलोंग करता है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम। हिज मदर टेल्स हिम कि मदर ने उसे बताया था कि ढाका में बहुत से स्टॉर्म आने की वजह से उनके फील्ड यानी कि जो खेत थे और होम्स उन सब उजड़ गए थे। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. इसीलिए वो ढाका छोड़कर बड़े शहर में यानी कि यहाँ दिल्ली में सर्चिंग गोल्ड सर्च करने के लिए यानी कि कूड़ा कचरा बीनने के लिए एक बहुत बड़े शहर में आके सेटल हो गए थे। I have nothing else to do, he mutters looking away. mutters की मीनिंग होती है लो वॉइस में बोलना, स्पीक इन ए लो वॉइस। तो वो बहुत धीरे आवाज में बोलता है कि क्योंकि मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास इसके अतिरिक्त करने को कुछ भी नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लीबली। ग्लीबली की मीनिंग होती है स्टूडेंट इजली। तो वो पूछती है, जो ऑथर है हमारी, वो पूछती हैं कि मैंने उससे कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, स्कूल चले जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। अब उसी वक्त जैसे ही वो पूछती हैं उसी वक्त वे सोचने लगती हैं कि मैंने कैसी गलत सी एडवाइस दे दी, क्योंकि वो तो इतना पुअर है कि वो स्कूल जा ही नहीं सकता, ना उनके आसपास कोई स्कूल है जहाँ पे वो पढ़ सकता है। तो अपने आप ही फील करने लगती हैं कि मैंने कैसा गलत क्वेश्चन उससे पूछ लिया। Now we come on page number 14. There is no school in my neighborhood. क्योंकि मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है। When they build one, I will go. यदि कोई बना देगा तो मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। If I start a school, will you come? अगर मैं वहाँ पे स्कूल स्टार्ट कर लेती हूँ, ऑथर कहती हैं, तो क्या तुम आओगे? I asked हाफ जॉगिंग। मैंने ऐसे ही जॉग मारते हुए मतलब ऐसे मजाक में उससे पूछ लिया। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। और बहुत बड़ी सी स्माइल करते हुए उसने कहा हाँ मैं जरूर आऊँगा।
A few days later I see him running up to me. और कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आया. Is your school ready? क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? It takes longer to build a school. I say embarrassed at having made a promise that was not meant. तो जो ऑथर हैं वो कहती हैं कि स्कूल को बनने में तो बहुत टाइम लगता है, और वो एम्बेरेस्ड का मतलब अपने आप पे अशेम फील करती हैं, शर्म फील करती हैं, और कि मैंने कैसा प्रॉमिस कर दिया था इस बच्चे से और इसने तो उसी को रियल समझते हुए मेरे से ये क्वेश्चन पूछा. बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. ब्लीक मतलब एम्पटी, यानी कि वो कह रही हैं ऑथर कि जैसा मैंने इससे क्वेश्चन किया ऐसे तो सभी इससे वायदे कर देते हैं. जैसे मैंने इससे वायदा किया कि हाँ मैं स्कूल बनाऊंगी, तो ऐसा कितने ही लोग आते हैं इनके ब्लीक वर्ल्ड यानी कि खाली संसार में आते हैं इनके पास और कई वादे करके चले जाते हैं कि हाँ हम तुम्हारे लिए अस्पताल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, पार्क बनाएंगे, लेकिन वो कभी भी कंप्लीट अपने वादों को पूरा नहीं करते. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम. जब मुझे काफ़ी टाइम हो गया उसको जानते हुए तो मैंने उससे उसका नाम पूछा. साहिब आलम ही अनाउंसेस. उसने अपना नाम साहिब आलम बताया. ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स. वो नहीं जानता कि इसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि साहिब आलम की मीनिंग होती है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. If he knows its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. अगर उसको पता चलेगा कि उसके जो नाम की मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है यानी कि पूरे संसार का मालिक, तो उसको बिलीव ही नहीं होगा, क्योंकि कहाँ वो कूड़ा कचरा बीनने वाला है और पूरे संसार का मालिक, तो ये तो दोनों विपरीत वर्ड हो गए. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. तो यहाँ पे राइटर कह रही हैं कि वो अनभिज्ञ है अपने इस वर्ड से. वो तो केवल बस बेयर फुट यानी कि जो नंगे पाँव बच्चे होते हैं उनका ग्रुप होता है, उनके साथ मॉर्निंग बर्ड यानी कि सुबह सुबह मॉर्निंग बर्ड की तरह सुबह सुबह निकलते हैं, अपने घरों से बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन नून के समय वो 12 बजे तक गायब हो जाते हैं, मतलब अपने घरों को वापस चले जाते हैं. Over the month, I have come to recognize each of them. तो काफ़ी महीनों के बाद मैं उन सभी को मैं जानने लग गई थी. उन बच्चों का जो ग्रुप था उनको जानने पहचानने लग गई थी हमारे ऑथर. Why are not you wearing चप्पल्स? I ask one. वो जो ग्रुप जा रहा था बच्चों का बेयरफुट नंगे पाँव, उनमें से एक बच्चे से हमारी ऑथर पूछती हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते. माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ. क्योंकि मेरी मम्मी शेल्फ से उतार के ही नहीं देती. ही आंसर सिंपली. उसने सिंपली तरीके से आंसर दिया. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. अब एक बच्चा जिसने 2 अलग अलग जूते पहने हुए हैं वो जवाब देता है उसी ग्रुप में से कि अगर इसकी मदर उतार के भी देती तो ये नहीं पहनता, उसको फेंक देता. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जैसे ही मैंने कमेंट किया कि क्यों नहीं पहनता, तो उसी ग्रुप में से एक बच्चा जिसने अलग अलग पेयर पहने हुए थे जूते के, अलग अलग जूता पहना हुआ था अपने पैरों में, वो शफल्स कर लेता है. शफल्स मतलब उसको एक पैर के ऊपर एक कीपिंग शिफ्ट कर लेता है, मतलब अपने पैरों को शिफ्ट कर लेता है. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. अब एक बच्चा उसी में से कहता है कि मुझे जूते चाहिए जो कि उसने अपनी लाइफ में कभी पहने ही नहीं है. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट. और पूरी कंट्री में ट्रैवल करते हुए मैंने देखा है कि कई बच्चे हमारी कंट्री में हैं जो चप्पल नहीं पहनते, बेयरफुट यानी नंगे पाँव रहते हैं. इन सिटीज़, ऑन विलेजेस रोड, सिटी में और गांव की रोडों पर. इट इज़ नॉट lack of money but a tradition to say barefoot is one explanation. अब ये कारण, चप्पल ना पहनने का कारण केवल मनी ही नहीं है, बल्कि ये हमारी ट्रेडिशन यानी कि हमारी परंपरा है नंगे पाँव रहना. उसी में से एक बच्चा एक्सप्लेन करता है. आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे आ परपिचुअल स्टेट ऑफ पावर. वॉन्डर की मीनिंग होती है स्टूडेंट सरप्राइज, और परपिचुअल की मीनिंग होती है नेवर एंडिंग.
तो यहाँ पे हमारी ऑथर कहती हैं कि ऐसे संसार में कि मैं सरप्राइज होती हूँ इनका देख के, ऐसे बच्चों को, कि वो अपनी गरीबी को छुपाने के लिए कैसा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि ये तो हमारी परंपरा है, ये हमारी ट्रेडिशन है। आई रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। तो यहाँ पे स्टोरी एक याद आती है हमारी ऑथर को, वो उडुपी की है, जो कि कर्नाटका में एक छोटा सा प्लेस है उडुपी। कर्नाटका इंडिया के स्टेट में एक छोटा सा प्लेस है उडुपी। वहाँ की स्टोरी उनको याद आती है हमारी ऑथर को, और वो बताती हैं एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्राइस्ट। तो बताती हैं ऑथर कि मुझे एक आदमी की स्टोरी याद आ रही है जो कि जब वो बच्चा था तो वो एक टेम्पल में रोज जाया करता था, जहाँ पे उस टेम्पल में जो प्रीस्ट थे, पुरोहित थे, पंडित थे, वो उसी के फादर होते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। तो वो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए उस टेम्पल के आगे रुकता था और भगवान से प्रेयर करता था। किस चीज की? शूज के लिए, कि हे भगवान मुझे शूज मिल जाएं। 30 years later, I visited his town and the temple. तो 30 साल के बाद हमारी ऑथर उसी टाउन में उसी टेम्पल के पास जाती हैं, which was now drawn in an air of desolation. Desolation की मीनिंग होती है स्टूडेंट, ruined या वीरान कह सकते हैं। तो वो कहती हैं कि वो टेम्पल अब बिल्कुल ही वीरान हो चुका था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट, और उसके पीछे की साइड अब कोई नए पुरोहित रहते थे। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पे रेड और व्हाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर्स भी पड़ी थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, और सॉक्स और शूज भी वियर कर रखे थे। अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, आया और उसने अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस बॉय को देखते हुए, आई रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड अ गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। उस बॉय को देखते हुए मुझे उस लड़के की याद आ गई जो कि गॉडेस से, माता रानी से क्या प्रे कर रहा था कि मुझे शूज मिल जाए, हे माता रानी मुझे शूज मिल जाए। लेट मी नेवर लूज देम, और जब शूज मिल जाते हैं उसको, गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसको शूज प्राप्त हो जाते हैं तो अब क्या प्रेयर करता है वो कि हे माता रानी ये कभी भी ना खोएं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, अब माता रानी ने उसकी प्रेयर को सुन भी लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट नाउ वॉर शूज, और इस बॉय ने, जिसने प्राइस्ट के बेटे ने जो शूज वियर कर रखे हैं, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। अब मैं देख रही हूँ लेकिन हमारी कंट्री में नेबरहुड की तरह, यानी कि जैसे उसके पड़ोस में नंगे पांव बहुत से बच्चे दिखाई देते हैं, तो इसी प्रकार ऑथर कह रही है कि हमारी पूरी कंट्री में ही इस प्रकार से बच्चे रहते हैं जिनके पास शूज नहीं है। My acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metamorphical. Acquaintance मतलब जान पहचान। तो अब माई एक्वेंटेंस यानी कि जिसको मैं जानने पहचानने लग गई हूँ, वो जो रैग पिकर्स है, नंगे पाँव चलता है, और वो अब मुझे लेके आया है। कहाँ लेके आया है? दिल्ली के ही सीमापुरी इलाके में। सीमापुरी कहाँ है? दिल्ली के ही आउटसाइड में, बिल्कुल दिल्ली का ही पार्ट है लेकिन बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पर ही है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी बांग्लादेश से आए हुए हैं। कब? 1971 में। और स्क्वैटर्स हैं, स्क्वैटर्स की मीनिंग होती है स्टूडेंट इलीगल सेटल्स। तो यहाँ आके जो इलीगल रूप से, लॉ के खिलाफ रूप से जो यहाँ आके सेटल हो गए हैं, तो वो यहाँ रहते हैं सीमापुरी इलाके में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस। तो वाइल्डरनेस की मीनिंग होती है वेस्टलैंड। तो उसी प्रकार से जैसे सभी लोग रह रहे हैं, ऐसे ही साहिब की फैमिली भी सीमापुरी में वेस्टलैंड, जहाँ पर कूड़ा कचरा डाला होता है, वाइल्डरनेस जो वेस्टलैंड के रूप में जगह होती है, वहाँ पर रह रही है। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। पहले थी बिल्कुल खाली जगह, लेकिन अब ये खाली नहीं है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन।
तो यहाँ पे मड के यानी कि मिट्टी से और छतें कैसी हैं, टीन की छतें हैं या टीन की हैं या फिर टारपोलिन या ऐसा कपड़ा होता है जिसके अंदर से बारिश अंदर नहीं आती, वाटरप्रूफ होता है। तो ऐसे कपड़े की छत बनी हुई है और मड के मिट्टी के बने हुए झोपड़े हैं। Devoid of sewage, drainage of running water, leave 10,000 रैक पिकर्स। और लगभग यहाँ 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं कूड़ा कचरा बीनने वाले, जहाँ पर सीवेज की यानी कि फ्लश की भी सुविधा नहीं है, ड्रेनेज यानी कि जहाँ से साफ पानी आता है गंदा जाता है तो ऐसी भी सुविधा वहाँ पे नहीं है। They have lived here for more than 30 years without an identity। वे लोग यहाँ से लगभग 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और बिना किसी आइडेंटिटी के, without permit but with ration cards that get their names on voters for survival than an identity। उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, केवल एक क्या है, राशन कार्ड है। वो भी इसलिए दिए हुए हैं नेताओं ने जिससे कि उनको राशन देते हैं वो लोग राशन कार्ड के थ्रू। और क्या देते हैं राशन में, खाने पीने का सामान दे दिया थोड़ा बैड क्वालिटी का जिससे उनको वोट मिल पाए उनके। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। तो जब ऑथर उनसे क्वेश्चन करती हैं कि तुम इतने अच्छे सुंदर खेतों को छोड़कर, सुंदर लैंड को छोड़कर, यहाँ पे जहाँ पे तुम्हें रिवर भी थी उसको छोड़कर यहाँ इस इलाके में क्यों रहते हो, तो इस क्वेश्चन पे उनको जवाब मिलता है कि यदि हमें एंड के लास्ट में यानी डे के लास्ट में यानी कि रात को जब बेड पे जाते समय बिना किसी स्टोमक पेन के खाना मिल जाता है, पेट भर खाना मिल जाता है, तो हमें उन ग्रीन फील्ड्स की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल खाने की ही नीड है। Whatever they find food, they pitch their tents that become transits home। तो जब कभी भी हमें भोजन मिलता है और इसके बाद जहाँ भी भोजन मिलता है वहाँ पे हम अपना टेंट लगा लेते हैं और ट्रांजिट्स होम यानी कि जो टेम्परेरी घर अपने बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। जो बच्चे हैं वो भी इनके सर्वाइवल यानी कि इनकी जीविका चलाने में इनके पार्टनर बन जाते हैं, यानी कि इनकी हेल्प करते हैं जीविका चलाने में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और सीमापुरी में जितने भी लोग हैं वो रैक पिकिंग यानी कि कूड़ा कचरा बीनने का काम करते हैं। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द proportions of an fine art garbage of them is gold। तो जो बच्चे हैं उनके लिए तो कूड़ा कचरा बीनने का काम उसमें से गोल्ड को ढूंढना है, यानी कि अपने लिए कुछ भी ऐसी चीजें को प्राप्त करना कि हमें कुछ अच्छा मिल जाए, पहनने ओढ़ने के लिए कुछ चीजें मिल जाए या उनकी जरूरत का कोई सामान मिल जाए, वो उनका काम है। इट इज देयर डेली ब्रेड a roof over their heads even if it is a leaking roof। अब उनका क्या है मकसद, केवल उनके सर पे एक छत होनी चाहिए, चाहे छत ऐसी हो कि वो लीक भी करती हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर। लेकिन बच्चों के लिए ऐसा नहीं है। आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। साहिब sees his eyes lighting up। अब जो साहिब है उसकी आंखों में चमक है और चमकती हुई आंखों से बोलता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया भी मिल जाता है और कभी 10 का नोट भी कूड़े कचरे में से मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you do not stop scrounging, or there is a hope of finding more। तो अब राइटर कह रही हैं कि जब उन्हें यहाँ से कोई सिक्का या कोई 10 रुपए का नोट मिलता है तो वो इसमें से सर्च करना छोड़ नहीं देते। वो उनको और होप होती है कि शायद अब कुछ और ज़्यादा हमें मिलेगा, अब कुछ और मिलेगा, तो वो उसमें से और कुछ सर्च करने की स्क्रॉन्जिंग मतलब उसमें से ढूंढने की कोशिश करते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन टू देयर पेरेंट्स। तो इसीलिए जो बच्चों के लिए रैक पिकिंग का काम उनके पेरेंट्स के सोच से बिल्कुल अलग है। For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is means of survival। बच्चों के लिए तो ये काम एक वंडर है, एक अजूबा है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये काम एक जीविका चलाने के जैसा है। One winter morning I see Sahib standing by the
fenced gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis. एक दिन सर्दियों की सुबह मैंने साहिब को एक फेंस की हुई है, फेंस मतलब चार दीवारी जैस पे जाली वगैरह फेंसिंग लगी हो, उसके गेट पर खड़े हुए देखा। वो देख रहा था, ऐसे दो मैन को देख रहा था जिन्होंने बहुत वेल ड्रेस्ड पहनी हुई थी व्हाइट कलर की और टेनिस के शूज भी पहने हुए थे। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और फेंस के बाहर खड़े हुए कहता है कि मुझे ये खेल बहुत ही पसंद है, टेनिस गेम बहुत पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और जब आसपास कोई नहीं होता तो मैं उसके अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और वो कह रहा है कि जब कोई नहीं होता तो गेट कीपर जो है मुझे अंदर जाने देता है और मुझे झूला भी झूलने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो साहिब ने भी व्हाइट कलर के शूज पहने हुए टेनिस के, जो कि बिल्कुल भद्दे से लग रहे हैं। जो उसने शर्ट पहनी है और जो उसने शॉर्ट्स पहना है उसके साथ बिल्कुल भद्दे से लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने बताया कि किसी ने मुझे ये टेनिस के शूज दे दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। तो ऐसा लगता है कि ये किसी रिच बॉय ने, जिसके शूज में एक होल हो गया था, उसने फेंक दिए होंगे। डिस्कार्डेड मतलब उसको बेकार समझ के फेंक दिया होगा, जो कि ये साहिब ने पहने हुए हैं। डज नॉट बॉदर हिम, तो उसको वो ये परेशान नहीं कर रहे, मतलब उसने अगर होल भी है जूतों में तो उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है साहिब को। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, जो कि ऐसा लड़का जो कि हमेशा नंगे पैर रहता है, इवन शूज विद अ होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, अगर उसके पास एक होल किया हुआ जूता भी है तो वो उसके ड्रीम सपने के सच होने के जैसा ही है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो गेम जो कि वो देख रहा है वो उसकी पहुंच से बहुत ही बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह साहिब एक मिल्क बूथ जहाँ पे वो काम करता था उस रास्ते पे वो मिला। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्टर, और उसके एक हाथ में स्टील का कंटेनर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर इशारा करते हुए कि उस टी स्टॉल में मैं काम करता हूँ। साहिब ने हमारी ऑथर को बताया। I am paid 800 rupees and all my meals, और मुझे दिन के खाने के अलावा 800 रुपए भी वहां से मिलते हैं। Does he like the job? I asked, मैंने पूछा क्या आपको जॉब पसंद है? His face I see has lost a carefree look, अब मुझे उसका जो फेस था वो केयरफ्री बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, तो जो स्टील का कनिस्टर था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके शोल्डर पर ज्यादा भारी है उस बैग के, जो उसने प्लास्टिक का बैग उठाता था जब वो कूड़ा कचरा बीनता था, उसके अगेंस्ट ये जो स्टील का कनिस्टर है वो उसके शोल्डर पर भारी है। उसके फेस से ऑथर को फील हो रहा था। द बैग वॉज हिज, वो जो बैग था वो उसका अपना था, वो खुद का मालिक था उस काम का। द कनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और ये जो कनिस्टर है चाय का ये उसका खुद का नहीं है, ये उस मालिक का है जिस दुकान में वो काम करता है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। इस चैप्टर का हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे। स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में हम एक स्टोरी कवर कर चुके हैं जो कि एक साहिब आलम की थी। अब ये सेकंड पार्ट में सेकंड स्टोरी है, आई वांट टू ड्राइव ए कार। स्टूडेंट ये एक मुकेश नाम के बच्चे की स्टोरी है और वो कार ड्राइव करना चाहता है, कार मैकेनिक बनना चाहता है। तो ये स्टोरी हमें कितनी इंस्पायर करती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 स्टोरी, आई वांट टू ड्राइव अ कार। Mukesh insists of being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. तो जब उनसे हमारी ऑथर पूछती है एनिस जंग कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो बहुत ही प्राउडली अनाउंस करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार? आई आस्क।
तो ऑथर ने उनसे पूछा, तो क्या तुम कार के बारे में कुछ अधिक जानते हो? आई विल बी लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज। तो उन्होंने ऑथर की आइज में देखते हुए मुकेश ने जवाब दिया कि मैं एक कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एडमिट्स द डस्ट ऑफ ए स्ट्रीट दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद। तो जो उसका ड्रीम है कार मैकेनिक बनने का, कार ड्राइव करने का, तो वो एक मिराज की तरह लगता है। स्टूडेंट, मिराज किसे कहते हैं? एक फॉल्स अपीयरेंस, यानी कि ऐसा लगता है सपना जो कि पूरा हो जाएगा लेकिन इम्पॉसिबल होता है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऐसी धूल भरी गलियों में रहता है फिरोजाबाद के छोटे से टाउन में, जहाँ पे ये एक मिरेकल की तरह लगता है उसका ड्रीम। फेमस फॉर इट्स बैंगल, तो ये जो फिरोजाबाद है वो बैंगल मेकिंग के काम के लिए बहुत ही फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, और सभी एक से दूसरे घर बैंगल मेकिंग के काम में ही इन्वॉल्व हैं फिरोजाबाद में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर families have spent generation working around furnaces, welding glasses, make bangles for all the women in the land it seems। तो इस लाइन में बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद एक ऐसा ग्लास मेकिंग जो चूड़ीज़ होती हैं उसके बनाने का सेंटर है, और ये जनरेशन एंड जनरेशन से चला आ रहा है वहाँ के लोगों का कि वो इसी काम में इन्वॉल्व हैं। वेल्डिंग ग्लास, वो ग्लास को, कांच को जोड़ के, वेल्डिंग मतलब उसको ज्वाइन करके एक सर्कल सा शेप देते हैं और बैंगल बनाते हैं। और ये बैंगल पूरे लैंड में ऐसा लगता है कि इतनी बैंगल्स फिरोजाबाद में बनती हैं जो कि पूरा लैंड, पूरा वर्ल्ड में जितनी भी वीमेंस हैं वो यहीं की बनी हुई चूड़ियों को पहनती हैं। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम, जो मुकेश की फैमिली है वो भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज अ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर इन dingy cells without air and light, that the law he enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। तो मुकेश की फैमिली भी इन्हीं फैमिली में से एक है जो कि ये बिल्कुल भी नहीं जानती है कि ये चिल्ड्रन के बिल्कुल इलीगल है, चिल्ड्रन से, बच्चों से ये काम कराना। क्यों इलीगल है? क्योंकि ये बच्चे जो इतने डार्क फर्नेसेस में काम करते हैं, यानी कि एनक्लोज्ड फायर प्लेस, इतना वहाँ टेम्परेचर हाई होता है जिससे उनको जलने का खतरा होता है। और इन डिंगी सेल्स, डिंगी की मीनिंग होती है स्टूडेंट डार्क या डिम लाइट, और इतनी डिम लाइट में काम करते हैं जहाँ पे कोई एयर और लाइट भी एंटर नहीं करती है रूम के अंदर, और दैट द लॉ, और जो कि लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है। और ये सभी जो 20,000 बच्चे हैं वो डार्क फर्नेसेस मतलब एनक्लोज्ड फायर प्लेस में काम करते हैं, जिससे उनकी आइज की ब्राइटनेस जाने का खतरा होता है। मुकेश आइज बीम एज ही volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt। तो मुकेश की आइज उस समय बहुत ही खिल उठती हैं जिस समय वो हमारे ऑथर को प्राउडली कहता है कि आप चले हमारे घर, जो कि हमारा घर रिबिल्ट हुआ है, थोड़ा सा रिनोवेट हुआ है। वी वॉक डाउन स्ट्रिंकिंग लेन्स चॉप्ड विद गार्बेज। तो हम जाने लगे ऐसी पतली पतली, स्ट्रिंकिंग मतलब जो बहुत ही पतली गलियों से जाने लगे जहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ था, बिल्कुल गार्बेज से वो चॉप्ड, और पास्ट होम्स एंड रिमेन हॉल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और उनकी वो जो झुकियाँ थी, छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी, उनकी दीवारें झड़ रही थी। wobbly doors, no windows, crowded with families of human and animals coexisting in the primeval state। तो वहाँ पे वॉबली की मीनिंग होती है स्टूडेंट अनस्टेबल, मतलब ऐसे डोर जो कि बिल्कुल टिकाऊ नहीं थे, ऐसे डोर वहाँ लगे हुए थे। और को एग्जिस्टिंग, और जो एनिमल हैं वो और ह्यूमन एक साथ ऐसे घरों में रहते थे। तो जिस गली से निकल के मुकेश के साथ हमारे ऑथर जा रहे हैं, यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है कि वो गली कैसी है, वहाँ के घर कैसे हैं, वह कैसे दिखाई देते हैं।
ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। तो वो एक घर के पास रुकते हैं, ऐसे घर के पास रुकते हैं। Being a wobbly iron door with his foot and pushes it open। तो जो मुकेश है वो एक उसके आयरन डोर को पैर से ऐसे पुश करता है खोलने के लिए। वी एंटर ए हाफ बिल्ड शेक। शेक की मीनिंग स्टूडेंट होती है आ रफली बिल्ड हट। तो एक ऐसी हट में वो एंटर करते हैं जो कि रफली बिल्ड हुई थी। इन वन पार्ट ऑफ इट टैच्ड विद डेड ग्रास is a firewood stove over which sits a large vessel of seething spinach wheel। तो जैसे ही वो एंटर करते हैं तो वहाँ पे क्या था, जो उसका फ्लोर था उस पे डेड ग्रास बिछी हुई थी, सूखी घास पड़ी हुई थी, और वहाँ पे एक फायर प्लेस जल रहा था, चूल्हा जल रहा था, और जिस पे एक बड़े से वैसल में स्पिनच की लीव्स, पालक के पत्तियों की सब्जी बन रही थी। उसके बनने की सिजलिंग मतलब होता है कुकिंग की जो आवाज़ होता है, हजिंग साउंड ऑफ कुकिंग से करने से जो आवाज़ निकलती है, तो वो वहाँ से आवाज़ भी आ रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और ज़मीन पर बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स पड़ी हुई थी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, जिसमें और अदर कटी हुई वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी। आ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। और एक पतली सी लेडीज़ वहाँ पे, फ्रेल की मीनिंग होता है वीक, यानी कि बहुत ही पतली यंग लेडी उसमें कुकिंग कर रही थी, शाम का खाना बना रही थी अपने पूरे परिवार के लिए। दो आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल। यद्यपि इसकी जो आंखें थी वो धुएं से भरी हुई थी, फिर भी वो स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। स्टूडेंट, यहाँ पे हिंदी टर्म बहू यानी कि जो डॉटर इन लॉ के लिए यूज किया जाता है वर्ड, हिंदी टर्म का यूज किया गया है। कहा गया है कि वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, क्योंकि वो चार्ज करती है यानी कि देखती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है 3 मैन की, जो कि हैं हर हस्बैंड, जो कि उसके हस्बैंड हैं, और मुकेश हैं, एंड देयर फादर, और उसके ससुर यानी कि उनके पापा हैं। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब वो बूढ़े मैन यानी कि उसके ससुर एंटर करते हैं, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, और वो एक टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और अपने फेस को ढकने के लिए आगे घूंघट कर देती है। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before males enter। और जैसा कि रीति के परंपरा के अनुसार कहा गया है कि ये जो बहू होती है, डॉटर इन लॉ होती हैं, वो अपने फेस को कवर कर लेती हैं कि कोई भी मेल अगर उनसे बड़े हैं एंटर करते हैं, अगर बड़े मेल एंटर करते हैं तो वो अपने फेस को वेल से यानी कि घूंघट से ढक लेती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर। और चाहे वो बैंगल मेकर जितने भी गरीब क्यों ना हो, इम्प्रोविज्ड की मीनिंग होती है वेरी पुअर, चाहे वो जितने भी गरीब क्यों ना हो। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर। और बहुत सालों से ये जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, ये जो उनके ससुर अंदर आए हैं, पहले वो कौन थे, एक टेलर थे, फिर वो एक बैंगल मेकर बने। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, और अपने इतना काम करने के बावजूद अपने घर को वो रिनोवेट तक नहीं कर पाए। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और ना ही अपने दोनों बेटों को यानी कि मुकेश और उसके बड़े भाई को स्कूल भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज टीच डैम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल। तो वो उनको कुछ भी नहीं सिखा पाए अपने बच्चों को, केवल वो उनको क्या सिखा पाए, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि केवल बैंगल बनाना ही सिखा पाए, जो कि उनको खुद को भी आता था। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर। उनकी दादी कहती है, मुकेश की दादी, कि ये तो हमारा कर्म है, हमारा भाग्य है बैंगल मेकिंग बनाना। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड go blind with the dust from polishing the glass of bengal। वो ऐसा कह रही है जिसके हस्बैंड
कि अपनी आँखें ग्लास बैंगल की पॉलिशिंग करने में और उसको सर्कल करने में उसकी डस्ट से उनकी बिल्कुल वो आंखें चली गई हैं और वो ब्लाइंड हो गई हैं। फिर भी वो कह रही हैं कि ये तो हमारा कर्म है, ये तो हमारी डेस्टिनी है जो कि हमें बैंगल मेकिंग करना है। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन? शी प्लीज। अब वो जवाब देती है कि क्या भगवान के दिए गए इस कर्म को हम तोड़ सकते हैं, यानी कि हम बैंगल मेकिंग में ही रहेंगे चाहे इससे हमें जितना भी नुकसान हो। बॉर्न इन द caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फौजाबाद। तो अब हमारी जो ऑथर हैं वो कह रही हैं कि पैदाइशी से ही ये लोग बैंगल मेकर का काम करते हैं। इनके घरों में, इनके आंगन यार्ड आंगन में और जो आसपास जो दूसरे घर हैं, हर घर में फिरोजाबाद की हर गली में बैंगल मेकिंग का ही काम होता है। स्पाइरल ऑफ बैंगिंग, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 color of the rainbow lie in the mounds in unkept yard are piled on 4-wheeled handcarts pushed by the young men along the narrow lanes of shanty town। वो लेडीज ये भी कह रही हैं कि फिरोजाबाद में हर कलर की, हमने बचपन से ही हर कलर की रेनबो, यानी कि जितने भी रेनबो में कलर होते हैं, यहाँ कलर के नेम दिए हुए हैं, गोल्ड है, पैडी ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल, कि हमने हर कलर की, जितने रेनबो में कलर होते हैं सारे कलर की बैंगल्स देखी हैं। और ये जो बैंगल्स हैं ये माउंट्स में, मतलब कि भीप ढेर में, माउंट्स मतलब ढेर में पड़े होती हैं, हर आंगन में पड़े होते हैं फिरोजाबाद के। और इसको फिर क्या करते हैं, जो यंग मैन हैं वो 4-व्हील्ड हैंड कार्ट, यानी कि ठेले पर, जो गांव में देखने को हमें मिलते हैं, ठेले पर लाद के उसको धकेलते हुए फिरोजाबाद की पतली गलियों में, शैंटी टाउन, छोटे छोटे जो फिरोजाबाद के नगर हैं उसमें, शैंटी की मीनिंग होती है स्टूडेंट स्मॉल हट, और जहाँ पे स्मॉल हट्स होती हैं उन टाउन में बेचने के लिए उस ठेले पे रख के धकेल के ले जाते हैं। एंड इन डार्क हट मैंस नेस्ट टू लेन ऑफ flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their father and mother welding pieces of colored glass into circle of bangles। अब फिरोजाबाद में सभी, चाहे बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, उनके मदर फादर सभी बैंगल्स को उसको सर्कल की शेप देने में इन्वॉल्व रहते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। और उनकी जो आंखें हैं वो डार्क में रहने की आदी हो गई हैं, जिससे कि सनलाइट में आने पे उनकी आंखों पे जो है स्ट्रेस पड़ता है बाहर आने पर। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। इसीलिए वो एडल्ट होने से पहले ही अपनी आंखों को जो है, अपनी आंखों की रोशनी को खो बैठते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass। अब ये दूसरे किसी हटके में बैठी हुई सविता नाम की गर्ल की स्टोरी को बताते हुए हमारे ऑथर कहती हैं कि एक जवान लड़की सविता, जिसने की पिंक ड्रेस पहनी हुई है और वो ड्रैब है, ड्रैब मतलब वो बिल्कुल फेड हो गया है उसका कलर, वो एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी हुई है और वो भी ग्लास के पीसेस को सोल्डरिंग यानी कि उसको ज्वाइन कर रही है, जोड़ रही है। एज पर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। और जो उनके हाथ हैं वो हाथ हैं लेकिन वो ऐसे लग रहे हैं जब वो काम कर रहे हैं कि वो एक टोंग्स टोंग्स में चिमटा होता है, तो एक मशीन की तरह चल रहे हैं उनके हाथ। आई वॉन्डर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। अब मेरे को आश्चर्य होता है, ये मुझे आई किसके लिए आया, ऑथर के लिए, जो ये एल्डर वुमेन की हेल्प कर रही है सविता नाम की लड़की। जब ये बड़ी होगी तब इसको, सेंसिटिविटी की मीनिंग होती है द स्टेट ऑफ बीइंग स्केयर्ड या होली, यानी कि सुहाग की जब इसको नॉलेज होगी तब इसको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है बैंगल की। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग। ये जो चूड़ियाँ हैं ये इंडियन वुमेन के सुहाग को सिम्बोलाइज करती हैं। ऑस्पिशियसनेस इन द मैरिज, जो कि ऑस्पिशियसनेस की मीनिंग होती है गुड ओमेन,
यानी कि सुहाग की नॉलेज को दर्शाती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल। ये उसको तब पता चलेगा जब एक दिन उसकी मैरिज हो जाएगी और उसका जो सर है वो रेड कलर के दुपट्टे से ढका हुआ होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, और उसके हाथों पर रेड कलर की मेहंदी लगी हुई होगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसके कलाइयों में रेड कलर की बैंगल्स होंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और तब वह एक दुल्हन बन चुकी होगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, और जो उसके पास ओल्ड वुमन बैठी है, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कि बहुत साल पहले ही सुहागन बन चुकी है। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और अभी तक भी उसने, यानी कि अभी भी वो सुहागन है और उसने अपनी कलाइयों में रेड कलर की बैंगल्स पहनी हुई हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। तो यहाँ पे एक हिंदी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उसकी आंख में फिर भी कोई रोशनी नहीं है, मतलब कुछ भी उजलापन दिखाई नहीं दे रहा उसकी आंख में, और वो कहती है कि हमने कभी इतनी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी हमने कभी भी एक वक्त का खाना भी नहीं खाया। शेर यहाँ क्वांटिटी है, मेजरिंग क्वांटिटी के लिए यूज किया गया है, और वो कहती है कि हमने तो पेट भर कभी भी खाना नहीं प्राप्त हुआ इतनी मेहनत करने के बावजूद। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और वो ऐसा कहती है, बिल्कुल उसके फेस पे बिल्कुल जॉय नहीं है इस सिचुएशन में, वो ऐसा कहती है। शी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, और उसने पूरी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी पेट भर खाना नहीं खाया। दैट्स व्हाट शी हैज़ रिपीट हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सपेक्ट बैंगल्स। अब जो उसके हस्बैंड है, जो कि बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो जो महिला की अभी बात कर रहे थे, जो उसके हस्बैंड है बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनकी जो दाढ़ी है वो लटक रही है, वो कहते हैं कि मैं तो बैंगल के सिवा कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और वो ये भी कहते हैं कि मैंने अपने फैमिली के लिए, सिर ढकने के लिए एक घर बना दिया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their life. अब उनकी इस लाइन को सुनते हुए किसी को भी आश्चर्य होगा कि उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने इनके लिए घर क्या बना दिया है, मतलब इसको तो करने में बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, मतलब कोई इतना भी नहीं कर पाता कि अपनी फैमिली के लिए एटलीस्ट घर बना दे, उसको ऐसा लग रहा है उस मैन को। He has a roof over his head, और हमारे पास, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कम से कम एक सर ढकने के लिए घर तो है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उसकी बात को सुनकर तो ऐसा लगता है कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने तो ऐसा अजूबा कर दिया है कि जिसको करने में बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। He has a roof over his head, यानी कि उसने अपने घर वालों को सर ढकने के लिए एक छत दे दी है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough money to eat, rings in every home. तो यहाँ पे हर घर के लोगों का मानना है कि चाहे इस काम से हमें, इस बिजनेस से हमें पेट भर खाना भी नहीं मिलता, फिर भी हमें इसी काम में ही इन्वॉल्व रहना है। The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. इको की मीनिंग होती है स्टूडेंट रिपीट, और लेमेंट की मीनिंग होती है कंप्लेंट। तो वो जो यंग मैन है उसकी आवाज़ ऐसे गूंज रही है कि फिरोजाबाद में वो बहुत ही नेक काम कर रहा है, और जो उनके एल्डर्स यानी कि बड़े पूर्वज लोग करते आ रहे हैं उसको इसी में ही इन्वॉल्व रहना है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद द टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, और जो कि बहुत समय से चलता आ रहा है और जो कि फिरोजाबाद में हर घर में दिखाई देता है। Years of mind numbing toil have killed all initiative and ability to dream. तो सालों साल से चलती आ रही ये परंपरा, और टॉयल की मीनिंग होती है फिजिकल हार्ड वर्क डन टू अर्न अ लिविंग, और कमाने के लिए, जीवित रहने के लिए ये लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं,
कमाई करते हैं, चाहे उससे इनकी जीविका भी पूरी नहीं होती और उनका सपना धरा का धरा रह जाता है, उनका सपना कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाता। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू द कोऑपरेटिव। तो अब हमारी ऑथर है जो वो कहती है कि तुम कोऑपरेटिव यानी कि जो गवर्नमेंट संस्था है उनसे तुम बातचीत क्यों नहीं करते, यानी कि उनको तुम अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं बताते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their father and forefather। तो ऐसा जो हमारी ऑथर हैं वो वहाँ के मैन से कहती हैं, मैन के ग्रुप से कहती हैं जो कि जो उनके फादर हैं, फोर फादर हैं, वो इसी से ट्रैप्ड मतलब बिल्कुल ढक दिए गए हैं, इतने हार्ड वर्क से ढके हुए हैं। उन मिडिल मैन से ऐसा कहती हैं कि तुम गवर्नमेंट की संस्था से बात क्यों नहीं करते। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वन हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, beaten and dragged to jail for doing something illegal। अब देखिए अब वो क्या कह रहे हैं मैन, वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे यानी कि ग्रुप बना के इस काम को बढ़ावा देंगे या कुछ गवर्नमेंट संस्था से ऐसा कुछ करेंगे तो पुलिस हमें धकेल कर जेल में बंद कर देगी और हमें हमारे इसको इलीगल समझेगी, यानी कि ग्रुप में काम करना। अब देखिए कभी ऐसा होता है कि कोई अपने तुम काम को बढ़ावा दे रहे हो तो उसलिए पुलिस तुम्हें उठा के बंद कर दे, लेकिन उनकी वो थिंकिंग है जो कि ऐसा कह रहे हैं वहाँ के मैन। दे से ये दे आया वहाँ के मैन के लिए। There is no leader among them, no one who could help them see things differently। उसमें कोई भी लीडर बनने के लायक नहीं है, कोई भी उनका लीडर नहीं है जो कि इससे अलग कुछ सोच सके। Their father are as tired as they are। और उनके फादर भी उतना ही थक चुके हैं जितना कि वे लोग। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy, to greed and to injustice। स्पाइरल की मीनिंग होती है स्टूडेंट नेवर एंडिंग कंटिन्यूस, यानी कि लगातार चलता हुआ चक्र। और अपाथी की मीनिंग होती है लैक ऑफ कंसर्न और ग्रीड की मीनिंग होती है सेल्फिश डेस्पायर फॉर समथिंग। तो अब देखिए कि वो मैन जो लोग हैं वो एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं जिससे उनका निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और वो चक्र कैसा है, इसमें गरीबी है और उनको लालच को कंप्लीट करने का भी जिसमें कोई नहीं है, यानी कि उनको भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता और वो बिल्कुल अन्याय से भरा हुआ है। ऐसे चक्र में वे लोग फंस गए हैं। लिस्निंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in the web of poverty by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of the sahukaras, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and that the politicians। हमारी ऑथर कह रही हैं कि उनकी बातों को सुनकर मुझे तो ऐसे दो डिफरेंट वर्ड दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो लोग जिसके चारों तरफ वेब मतलब जाल बना हुआ है गरीबी का, और अदर वर्ड जिसमें वो साहूकार हैं, मिडिलमैन, पुलिसमैन हैं और ब्यूरोक्राट्स हैं। ब्यूरोक्राट्स की मीनिंग होती है स्टूडेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग हैं और पॉलिटिशियन लोग हैं। साहूकार्स यानी कि जिनसे वो लोग कर्ज ले लेते हैं और उस पैसे को अदा नहीं करते और उसी में वे लोग जकड़े रहते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द baggage on the child that he cannot put down। और वे सभी लोग इन सभी के साथ ऐसे जकड़े हुए होते हैं कि बैगेज की मीनिंग होती है बर्डन, उन सभी के बर्डन से ढके हुए होते हैं कि वो अपने आप को इस जाल से बाहर नहीं निकाल सकते। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और वो समझते हैं कि ये तो नेचुरली है, जैसे हमारे पिता ने भुगता है ऐसे हमें भी करना है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। इसके सिवा ऐसा करने से चाहे उनकी जीविका भी कंप्लीट ना होती हो। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और ये
उनके बढ़ने का ही पार्ट है, यानी कि जैसे जैसे वो बड़े होंगे वो इसी में ही इन्वॉल्व रहेंगे, इसी काम में। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। लेकिन जब मुझे उस मुकेश नाम के लड़के की कहानी याद आती है तो मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। ये हमारे राइटर कह रही हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही रिपीट्स, यही आया मुकेश के लिए। मतलब जब मुकेश की उसको याद आती है हमारे ऑथर को, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम ऐसे जाल में, ऐसे लोगों के बीच में एक मुकेश है जो कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वो एक गैराज में जाएगा और वहाँ पे ये मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक। तो लेकिन जो गैराज है वो उनके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक कह रहे हैं, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। मुकेश जवाब देता है कि मैं पैदल ही चला जाऊंगा। ही इंसिस्ट, यानी कि जब उस ऑथर कहती है कि वो जो गैराज है वो तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तो वहां तक पैदल ही चला जाऊंगा। यानी कि वो मेहनत करने के लिए भी पूरी तरह से मुकेश तैयार है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि क्या तुम्हें प्लेन उड़ाने का भी कोई सपना है, यानी तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो। ही इज सडनली साइलेंट, अब वो बिल्कुल चुप हो जाता है। नो, ही सेज स्ट्रेट एट द ग्राउंड, और अपनी आंखों को बिल्कुल जमीन की तरफ झुका देता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट यट टर्न इनटू द रिग्रेट। इसलिए कर लेता है क्योंकि वो एम्बेरस यानी कि शर्म महसूस करता है और वो रिग्रेट हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि वो इतने गरीब होते हैं कि फिर भी मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। उसे कार का मैकेनिक बनना है, कार ड्राइविंग भी सीखनी है, क्योंकि उसने फिरोजाबाद की उन पतली गलियों में केवल कुछ कारों को ही देखा है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और शायद फिरोजाबाद के ऊपर से कोई ही एक या दो या कुछ ही एरोप्लेन कभी फ्लाई होंगे। इसीलिए वो जवाब देता है कि नहीं, मैं मतलब नहीं बनना, एयरप्लेन नहीं उड़ाना चाहता, मैं तो केवल एक मैकेनिक ही बनना चाहता हूँ। क्योंकि कारें तो उसने फिरोजाबाद में देखी हैं और प्लेन तो फिरोजाबाद में शायद ही कोई उसने देखा हो, इसीलिए उसको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और ऐसा कहते हुए, मना करते हुए, धीरे सी साउंड में, मरमर साउंड में वो अपनी आंखों को नीचे झुका लेता है। स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस चैप्टर के बिटवीन में है जो कि एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड दिए हुए हैं और कुछ चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं। तो हम सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप? साहिब जो है वो कूड़े के ढेर में से क्या ढूंढ रहा है, किस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वेयर ही इज, वह कहाँ रहता है। एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया है। साहिब इज लुकिंग फॉर प्रेशियस थिंग्स इन गार्बेज डंप। साहिब कूड़े के ढेर में से कोई बहुमूल्य चीजें खोजने की कोशिश कर रहा है। प्रेशियस थिंग लाइक रुपी, सिल्वर कॉइन और अ पेयर ऑफ शूज। तो उस बच्चे के लिए जो कूड़े के ढेर में से सामान ढूंढ रहा है, उसके लिए प्रेशियस थिंग्स क्या है स्टूडेंट? कोई 1 आध रुपए का सिक्का उसको मिल जाता है, सिल्वर कॉइन मिल जाता है, या कोई पेयर ऑफ शूज, जिसको जो रिच पर्सन होते हैं वो बेकार समझ के, डैमेज समझ के, कुछ थोड़ा बहुत डिफेक्ट होने की वजह से वो फेंक देते हैं कूड़े में। तो इन्हीं चीजों को खोजने की कोशिश कर रहा है साहिब। साहिब आलम इसका पूरा नाम है स्टूडेंट। ये इस स्टोरी में मेन पात्र है और वो रैग पिकिंग का काम करता है, यानी कि कूड़ा कचरा में से कुछ अपने लिए प्रेशियस ढूंढने का काम करता है। He has come to garbage dump in the writer's neighborhood. तो वह जो हमारी राइटर है एनिस जंग, इसके पड़ोस में से गार्बेज के डंप के में से प्रेशियस थिंग ढूंढने के लिए आता है, मतलब हमारे राइटर के पड़ोस में ही रहता है। He lives in सीमापुरी in दिल्ली, वो सीमापुरी में रहता है, और जो कि सीमापुरी कहाँ है? दिल्ली में ही है। एंड हैज कम फ्रॉम ढाका, और वो आया कहाँ से है स्टूडेंट? वो ढाका से आया है। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर?
तो जब एक बार हमारी ऑथर ने साहिब से पूछा था कि तुम नंगे पैर हमेशा क्यों रहते हो, चप्पल क्यों नहीं वियर करते, तो इस क्वेश्चन के आंसर में हमारी ऑथर को क्या एक्सप्लेनेशन मिलता है वो इस क्वेश्चन में हमें बताना है। इस आंसर में द ऑथर सी साहिब एंड अदर पुअर चिल्ड्रन विदाउट फुटवेयर। जब हमारी ऑथर देखती हैं कि साहिब और उसके साथ के दूसरे बच्चों ने नंगे पैर हैं, फुटवेयर वियर नहीं किए हुए हैं, तो वन एक्सप्लेनेशन इज दैट इट हैज बिकम अ ट्रेडिशन फॉर देम टू रिमेन बेयरफुट। तो एक एक्सप्लेनेशन, एक आंसर उसको मिलता है कि ये तो हमारी ट्रेडिशन है, परंपरा है कि हम लोग नंगे पैर ही रहते हैं। But the author feels that it is only an excuse to explain away a continuous state of poverty. लेकिन हमारी ऑथर जो फील करती हैं और सोचती हैं कि ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ कि ये पावर्टी, मतलब ये तो इनकी गरीबी की वजह से ये लोग नहीं पहनते, और इसका क्या एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि ये हमारी परंपरा है। बिकॉज ऑफ देयर पावर्टी दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय शूज़। बल्कि वजह तो ये होती है कि वो इतने गरीब होते हैं कि वो शूज़ को खरीदना अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। जब लास्ट में एक बार फिर ऑथर साहिब से मिलती हैं और वो एक टी स्टॉल पे काम कर रहा होता है, तो क्या वो वहाँ काम करते हुए खुश होता है साहिब? यस, साहिब इज हैप्पी दैट ही हैज़ गॉट वर्क एट द टी स्टॉल। हाँ, साहिब खुश होता है क्योंकि अब उसकी जॉब एक टी स्टॉल पे लग गई है। ही विल गेट 800 रुपीज़ एवरी मंथ एंड हिज मील ऑल्सो। तो वहाँ पे उसको 800 रुपीज़ मिलते हैं पर मंथ, और खाने पीने के लिए खाना भी मिलता है। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद सिटी किस चीज़ के लिए फेमस है? फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल। फिरोजाबाद बैंगल मेकिंग के लिए बहुत ही फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। जो हर एक दूसरा घर फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग के काम में ही इन्वॉल्व है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह इंडिया के जो ग्लास ब्लोइंग की इंडस्ट्री है, बैंगल मेकिंग की, उसका मेन सेंटर जो है वो फिरोजाबाद है इंडिया में। Families have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for the women in the land. ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में इतनी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं कि यहाँ सारी जनरेशन टू जनरेशन इसी काम में इन्वॉल्व रहती है। और फर्नेसेस का मीनिंग होती है स्टूडेंट, धातु पिघालने की जो भट्टी है। तो वो जब चूड़ियों को एक से मतलब चूड़ी को सर्कल के शेप में दे के फिर उसको ज्वाइंट करते हैं, तो उसको वो किसी भी धातु को ज्वाइन करने को फर्नेसेस कहते हैं। और वेल्डिंग ग्लासेस, जब कांच की चूड़ी को वो लोग जोड़ते हैं और बैंगल बनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जितनी बैंगल फिरोजाबाद में बनती हैं उतनी बैंगल पूरे संसार की वुमेन के लिए सारी बैंगल फिरोजाबाद में ही बनाई जाती हैं। वहाँ की बैंगल्स को देख के ऐसा प्रतीत होता है। Mention the hazards of working in the glass bangle industry. ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में बैंगल बनाने की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इसके हैजर्ड्स को, क्या क्या कष्ट होते हैं इसको बनाने में, यहाँ मेंशन करना है। तो आंसर है द वर्कर्स इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री वर्क इन डार्क सेल। जो वर्कर होते हैं ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले, वो हमेशा डिम लाइट पे काम करते हैं, डार्क सेल्स में काम करते हैं, विदाउट एयर एंड लाइट। वहाँ पे एयर भी नहीं होती और प्रॉपर लाइट भी नहीं होती। दे कैन नॉट बियर द डे लाइट, इसीलिए वो डे लाइट को बियर नहीं कर सकते। मतलब दिन की रोशनी के समय सूर्य की रोशनी तो उनको ऐसे लगती है कि उनकी आंखों में जोर डालती है, क्योंकि उनको हमेशा हैबिट होती है डार्क में रहने की। दे गो ब्लाइंड बिफोर दे आर ओल्ड, वो अपने बूढ़े होने से पहले ही अंधे हो जाते हैं, बुजुर्ग होने से पहले ही उनकी आईसाइट जाने लगती है। द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स मेक्स द बैंगल मेकर्स ब्लाइंड। जो डस्ट निकलती है ग्लास बैंगल बनाने में, उसकी पॉलिश से जो डस्ट निकलती है, उससे जो बैंगल मेकर हैं वो ब्लाइंड हो जाते हैं। दस वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री इज हैजर्ड्स एंड अनहेल्दी। इसीलिए जो ग्लास बैंगल की इंडस्ट्री में काम करना बहुत ही हैजर्ड है, अनहेल्दी है। अनहेल्दी क्यों है? क्योंकि इससे हमारी सांस की प्रॉब्लम भी होती है इसकी डस्ट से, और दूसरा कि ये लोग उम्र से पहले ही ब्लाइंड भी हो जाते हैं। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? चैप्टर की सेकेंड स्टोरी मुकेश की है, जो कि एक कार मैकेनिक बनना चाहता है।
तो ये जो कार मैकेनिक का उसका सपना है वो उसकी फैमिली मेंबर से कैसे डिफरेंट है, इस सिचुएशन को इस आंसर में हमें बताना है। मुकेश ग्रैंड मदर थिंक दैट द गॉड गिवन लीनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। मुकेश की जो दादी माँ है वो सोचती है कि ये तो हमें गॉड गिवन है कि हमें इसी काम में ही इन्वॉल्व रहना है, यानी कि बैंगल मेकिंग के काम में ही रहना है। हर सन एंड ग्रैंड सन्स आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर। उसके जो पुत्र हैं या पौत्र हैं वो सभी बैंगल मेकर का ही काम में इन्वॉल्व हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। उनको बैंगल्स के सिवा कोई भी काम दिखाई नहीं देता। मुकेश फादर हैज टॉट देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। मुकेश के फादर हैं, उनको ये बैंगल मेकिंग की आर्ट आती है और जो कुछ भी वे इसके बारे में जानते हैं उन्होंने वे सब अपने सन को और यानी कि आने वाली पीढ़ियों को वो सिखाया है, बताया है। मुकेश फादर हैज टॉट देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स बट मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश के फादर ने तो उनको ये बैंगल मेकिंग की आर्ट सिखाई है, लेकिन जो मुकेश की ड्रीम है वो एक मोटर मैकेनिक बनने की है। He will go to a garage and learn। वह गैराज जाएगा ये सीखने कार मैकेनिक का काम, और वहां जाके कार मैकेनिक का काम को सीखेगा। दो द गैराज इज फार अवे फ्रॉम हिज हाउस। यद्यपि जो गैराज है वो उनके घर से बहुत दूर है, फिर भी उसका ड्रीम है कि मैं जरूर गैराज जाऊंगा और वहां जाके मैं कार मैकेनिक के काम को, मोटर मैकेनिक के काम को सीखूंगा। तो यही डिफरेंट फीलिंग है मुकेश की अपने फैमिली मेंबर से हटके। एक तरफ तो सारे फैमिली मेंबर जो कि सोचते हैं हमें इसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे इससे हमारी आई साइट चली जाए, यानी कि बूढ़े होने से पहले चाहे वो लोग अंधे भी हो जाते हैं, लेकिन उनको काम यही करना है कि हमारी परंपरा है, ट्रेडिशन है, हमारा करते आ रहे हैं लोग, हमारे पूर्वज भी, तो हमें भी इसी में इन्वॉल्व रहना है। दूसरी तरफ मुकेश है जो कि चाहता है कि मैं एक कार मैकेनिक बनूं। स्टूडेंट अब अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज। क्या रीजंस हैं जो गांव से लोग सिटी की तरफ माइग्रेट करते हैं, आ जाते हैं गांव से सिटी की तरफ। तो पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटी इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। अपनी जीविका को तलाश में, जीविका की तलाश में लोग गांव को छोड़कर शहरों की तरफ आते हैं। देयर फील्ड्स फेल टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल। क्योंकि जो उनके फील्ड होते हैं, जो उनके खेत होते हैं, वो उनको जीविका चलाने में पैसा नहीं कलेक्ट कर पाते, यानी कि उनकी जीविका उससे नहीं चल पाती। सिटीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड। तो शहरों में आकर उनको जॉब मिल जाती है जिससे उनको खाना भी प्राप्त हो जाता है। द प्रॉब्लम इन केस ऑफ पुअर इज टू फीड द हंग्री मेंबर। और जो गरीब लोग होते हैं, हंग्री मेंबर्स होते हैं, उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है जब वो माइग्रेट करते हैं सिटीज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मोड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये जो गरीब लोगों से प्रॉमिसेस किए जाते हैं, हम तुम्हारे लोकेलिटी में आके पार्क बना देंगे या स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, तो क्या ये सभी प्रॉमिस उनको पूरे करके दिए जाते हैं? Why do you think this happens in the incident narrated in the text? आप ऐसा सोचते हो कि ऐसी घटनाएं, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं इनके साथ? Yes, I agree that the promises made to poor children are rarely fulfilled. हाँ, हम सहमत हैं कि ये जो गरीब बच्चों से प्रॉमिस किए जाते हैं ये बहुत ही कम, ना के बराबर ही होते हैं जो फुलफिल होते हैं, यानी कि उन प्रॉमिसों को कंप्लीट किया जाता है। In the story, the writer jokingly offers the rag picker boy to join a school that she would open. तो यहाँ भी जॉकिंगली मतलब ऐसी हवाई मजाकिया तौर पे हमारी ऑथर रैग पिकर से कह देती है, कूड़ा बीनने वाले एक बच्चे को प्रॉमिस कर देती है कि मैं तुम्हारी लोकेलिटी में एक स्कूल बनाऊंगी तो तुम वहाँ जरूर आना, उसको ज्वाइन करना। इनफैक्ट शी डज नॉट इंटेंड टू ओपन अ स्कूल। यद्यपि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो स्कूल नहीं बना पाती, फिर भी वो प्रॉमिस कर देती है। शी स्पीक माइंडलेसली। वे बिना सोचे समझे प्रॉमिस कर देती हैं उस बच्चे से कि हाँ मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल बनाऊंगी और तुम उसको ज्वाइन करना। बट द बॉय टेक्स इट टू बी ट्रू एंड लेटर आस्क हर द स्कूल हैज ओपन। लेकिन जो बच्चा है वो उसको सीरियस समझता है, सच्चा समझ लेता है कि हाँ मेरे लिए स्कूल बनेगा, और कुछ टाइम बाद वो ऑथर से क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हारा स्कूल ओपन हो गया।
There are many such hollow promises in the boy's life because the person who makes the promise intends to fulfill it. हाँ, ऐसे बहुत से प्रॉमिस होते हैं, वहाँ बहुत से प्रॉमिस किए जाते हैं ऐसे बच्चों की लाइफ से। बच्चों से कहा जाता है कि हाँ तुम्हारे लिए पार्क बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा। कई पॉलिटिशियंस वहाँ पे आके वादे कर जाते हैं, ऐसे प्रॉमिस कर जाते हैं, लेकिन वो फुलफिल पूरी तरह नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। फिरोजाबाद में जो बेंगल मेकिंग की इंडस्ट्रीज हैं उन पर उनके जो वर्कर हैं, बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में जो वर्कर का काम करते हैं, उन पे कौन से ऐसे दबाव बनाए जाते हैं जिसकी वजह से इतनी गरीबी के बावजूद भी उनको इसी बेंगल मेकिंग के काम में ही इन्वॉल्व रहना पड़ता है। सर्टेन फोर्सेस कंस्पायर टू द कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। बहुत से ऐसे दबाव उन पे गरीबी, जो गरीब लोग हैं वहाँ फिरोजाबाद में, उन पे थोपे जाते हैं, दबाव बनाए जाते हैं। वो कौन से हैं? दीज इंक्लूड द मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स कौन होते हैं? जो कर्ज पे पैसा दे देते हैं, किस्तों पे पैसा हम लेते रहेंगे, ब्याज पे ब्याज लगाते रहते हैं। द मिडिल मैन है, द पुलिस मैन है, और कीपर्स ऑफ लॉ एंड पॉलिटिशियंस हैं जो कि उन पे दबाव बनाए रखते हैं और जिससे उनको इसी गरीबी में ही इन्वॉल्व रहना पड़ता है। टुगेदर दे इम्पोज अ हैवी बर्डन ऑन पुअर, और वे सभी आपस में मिलकर ये जो गरीब लोग हैं उन पे बर्डन बन जाते हैं, यानी कि उन पे बोझा बना रहता है गरीबी का। सो दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट, और वो इस जंगल से, इस सर्कल जो उनके चारों तरफ इनका दबाव होता है, उससे वे गरीब लोग उससे नहीं निकल पाते। टॉकिंग अबाउट द टेस्ट। सो टॉकिंग अबाउट द टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। तो क्या आपकी राय से जो मुकेश का सपना है कार मैकेनिक का, वो क्या रियल हो पाएगा उसकी लाइफ में? मुकेश ड्रेड टू ड्रीम एंड वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। जो मुकेश है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, उसका सपना है कि वो मैं मोटर मैकेनिक बनूं। He wanted to drive car too, और वो कारों को भी चलाना चाहता है। He took the initial step by aspiring to do something different from the family business। मुकेश का ये कितना इनिशियल स्टेप है कि वो अपने फैमिली बिजनेस से हटकर कुछ अलग सोचता है, डिफरेंट सोचता है अपने बारे में। आई थिंक दैट मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम विद डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। हाँ, मेरा भी मानना है कि इतने दृढ़ निश्चय वाले उसके फैमिली मेंबर की, जो कहते हैं हमारी जनरेशन से हम यही करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं और इतना कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद मुकेश जो है वो रियलाइज़ करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूं। तो ऐसा सोचना एक अच्छा सपना है, उसका ड्रीम है। हम भी ऐसा मानते हैं कि वो ज़रूर फुलफिल करे अपनी लाइफ में अपने सपने को। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। तो ग्लास बेंगल की इंडस्ट्री में काम करना कितना हैजर्ड है, इसको मेंशन करना है। तो स्टूडेंट इसका आंसर हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो लास्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। फोर्सिंग अ चाइल्ड टू वर्क इज अ क्राइम। किसी बच्चे पे फोर्सफुली काम करवाना एक अपराध है। दिस इज सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों पे किए गए ऐसे एक्सप्लॉयटेशन, ऐसे अपराध को हमें रोकना होगा। इफ फोर्स टू वर्क चिल्ड्रन कैन नॉट एंजॉय देयर चाइल्डहुड। अगर फोर्सफुली उनसे काम कराया जाता है तो बच्चे अपने बचपने को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। दे कैन नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, और ना ही वह अच्छे से एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं। ऑल्सो व्हेन दे आर फोर्स्ड इनटू हैजर्ड्स वर्क, और जब उनको फोर्सफुली ऐसे कठिन काम में धकेला जाता है, दे गेट इमेंस एट अ यंग एज, और उनकी जवानी भी इसी में ही खत्म हो जाती है। दिस डिस्ट्रॉय देयर फ्यूचर, और उनका फ्यूचर भी इसी में ही नष्ट हो जाता है। देयर पेरेंट्स ओवरलुक ऑल दीज फैक्ट्स एज दे नीड मनी, और जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी उनसे यही काम करवाते हैं जिससे कि उनको और अधिक पैसा प्राप्त हो, यानी कि उनके बच्चे भी काम करेंगे तो उनकी जीविका अच्छे से चल पाएगी, उनको मोर मनी प्राप्त होगी। सो द गवर्नमेंट हैज़ टू बिकम
proactive and take measures to check child labor and enforce the law strictly। इसीलिए गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को भी चाहिए कि ऐसे कानून बनाए कि जिससे कि इन अपराधों को रोका जाए और स्ट्रिक्टली लॉ भी बनाए, नियम भी बने, जिससे वो ऐसा काम ना कर पाए, जिससे उनके जो बच्चे हैं उनका चाइल्डहुड भी खत्म होता है, यंग एज भी, और उनका फ्यूचर भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्टूडेंट, इसी के साथ ही हम सभी क्वेश्चन आंसर को यहाँ हमने कवर कर लिया है। स्टूडेंट, ये MCQs 1 मार्क के रूप में एक्सट्रैक्ट में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन दिए होंगे 4 या 5। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग के MCQs। हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर की ऑथर कौन है? एनिस जंग। नेक्स्ट, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? इस स्टोरी में ऑथर क्या एनालाइज करती हैं? पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। जो गरीब बच्चे हैं और उन पे जो प्रताड़ना की जाती है, क्या क्या उनको प्रताड़ित किया जाता है, किस रूप में, तो ये सारा एनालाइज करती है हमारी ऑथर इस चैप्टर के रूप में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लीव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? आंसर इज पॉवर्टी। उनकी जो गरीबी है वही उनकी प्रताड़ना भी है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज द स्टोरी इज एन एक्सर्ट फ्रॉम विच बुक इन द ऑथर? ऑथर की ये जो स्टोरी उन्होंने किसी बुक के एक उन्होंने स्टोरी लिखी थी, उसी का ही एक्सर्ट इस चैप्टर में लॉस्ट स्प्रिंग में जो 2 स्टोरी के रूप में दिया है उन्होंने, वो उसी का ही एक्सर्ट है जो उन्होंने एक बुक लिखी थी। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम भी स्टूडेंट लॉस्ट स्प्रिंग ही था, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हु वाज साहिब? साहिब कौन था? स्टूडेंट, फर्स्ट इस चैप्टर में 2 स्टोरीज है। तो फर्स्ट स्टोरी में साहिब आलम की स्टोरी है जो कि एक रैग पिकर है। तो हु वाज साहिब? रैग पिकर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रैग पिकर की मीनिंग स्टूडेंट होती है कूड़ा कचरा बीनने वाले। व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर? साहिब उस कूड़े कचरे में से क्या ढूंढने की कोशिश करता है, क्या देखता है उसमें से? गोल्ड। तो यहाँ गोल्ड एक मेटेलिक गोल्ड नहीं है स्टूडेंट। गोल्ड का मीनिंग एक प्रेशियस थिंग्स है जो कि उस बच्चे के लिए यूजफुल चीज़ें हैं, उसमें से कूड़े कचरे में से जो उसको मिल जाती हैं। फॉर द एग्जांपल, कभी कोई चप्पल मिल गई, कुछ खाने पीने का सामान मिल गया, तो उसके लिए वही सामान ही उसके लिए गोल्ड है। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग की बेसिक थीम क्या है? पिटीएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। वो बेचारे पुअर बच्चे और जिन्होंने अपना बचपन खो दिया है, वही उसकी थीम है इस स्टोरी की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? पेरेंट्स के ऑथर के अनुसार जो पेरेंट्स हैं, जो कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये गार्बेज का काम किस रूप में है? सर्वाइवल, यानी कि जीविका चलाने के रूप में वो कूड़े कचरे रैग पिकिंग का काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रन? और बच्चों के लिए क्या है इसका मतलब? वंडर। वंडर मतलब वो अजूबा है उनके लिए कि आज हमें ये मिल गया, फिर वो मिल गया, कभी कहते हैं वो हमें 1 रुपये मिले, कभी 10 का नोट मिल गया, तो उनके लिए एक अजूबा है। और यहीं पे उनका ख़त्म नहीं हो जाती लालसा। जैसे उनको कोई चीज़ मिलती है तो वो और अच्छे उसमें उत्सुक होते हैं कि हम और ढूंढेंगे और कभी कुछ मिलेगा या और कुछ मिल जाएगा। Now we come on question number 10. Why did साहिब आलम not go to school? साहिब आलम स्कूल क्यों नहीं जाता? Of course, वो कूड़ा कचरा बीनता है, उनके पास पैसे नहीं है। Had no money to pay fees is the correct answer of this question. Where does साहिब employed? तो साहिब आलम जो कि कूड़ा कचरा बीनने का काम करता था, तो बाद में वो कहाँ काम करने लगता है, क्या एम्प्लॉय करता है? एट टी स्टॉल इन सीमापुरी। दिल्ली का ही इलाका है सीमापुरी, जिसमें उसको टी स्टॉल पे काम मिल जाता है। बात, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? तो टी स्टॉल पे काम करके क्या साहिब हैप्पी है? नो अर्निंग बट नो फ्रीडम। तो वो हैप्पी कैसे हो सकता है? ना तो उसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाई है और उसकी फ्रीडम भी बिल्कुल छिन जाती है। जब वो रैग पिकिंग का काम करता होता है तो वो खुद का अपना मालिक होता है, लेकिन अब वहाँ साहिब जब टी स्टॉल पे काम करने लगता है तो वो खुद का मालिक भी नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी? ऑथर ने कूड़े कचरे को गोल्ड क्यों कहा है स्टोरी में? बिकॉज ऑफ एनकैशमेंट वैल्यू, क्योंकि जो कूड़े कचरे का सामान ये लोग रैग पिकर लोग बीनते हैं, फिर उसको बेच के बदले में कैश प्राप्त कर लेते हैं,
तो इसीलिए उसको एनकैशमेंट वैल्यू कहा है, यानी कि ऑथर ने इस गार्बेज कूड़े कचरे को कोल्ड कहा है स्टोरी में। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? टाइटल जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं स्प्रिंग तो एक सीजन होता है जिसमें बहुत ही कलरफुल फ्लावर खिलते हैं, लेकिन यहाँ लॉस्ट स्प्रिंग का है। स्प्रिंग का कंपैरिजन चाइल्डहुड से किया गया है। लॉस्ट खो गया, यानी कि बच्चों का जो बचपना है वो खो गया। तो ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? साहिब आलम की क्या मीनिंग है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का मालिक। नेक्स्ट, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी? तो स्टोरी में जो हमारी ऑथर है उसने बच्चों को क्या कहा है? मॉर्निंग बर्ड्स। जैसे सुबह के समय बर्ड्स निकलती हैं और आफ्टरनून तक अपने घोंसलों में छुप जाती हैं, ऐसे ही ये जो बच्चे हैं रैग पिकिंग वाले, ये भी सुबह सुबह निकलते हैं, इसीलिए उनको उन्होंने मॉर्निंग बर्ड्स कहा है हमारी ऑथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वाई डिड साहेब लीव ढाका? साहेब जो है वो ढाका से आया था और वो उन्होंने ढाका क्यों छोड़ा था? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रचुर मात्रा में खाना नहीं प्राप्त हो पाता था। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट फॉर साहेब टू बी रैग पिकर्स? तो रैग पिकर का काम में साहेब को कौन फोर्स करता है? अक्यूट पावर्टी, यानी कि बहुत ही जो अधिक उनकी गरीबी है वो उसको एफर्ट करती है कि वो रैग पिकिंग का काम ही करे। वाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स? ये कचरे के ढेर पे साहिब क्यों जाता है? टू फाइंड अ रुपी, टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, टू फाइंड 10 रुपीज नोट, या ऑल ऑफ दिस? तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कभी कभी उसको सिल्वर कॉइन मिलता है, कभी 1 रुपी का नोट, कभी 10 का, तो इसी वजह से वो गार्बेज डंप यानी कि कूड़े कचरे के ढेर पर जाता है। साहिब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस? साहिब कहाँ से आया? ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका से आया है। वेयर इज सीमापुरी? कहाँ है? ईस्ट दिल्ली में। हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर चिल्ड्रन ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद? स्टूडेंट, इस चैप्टर में 2 स्टोरीज हैं। अब ये सेकेंड स्टोरीज से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये फिरोजाबाद में बेंगल मेकर्स हैं, वहाँ बहुत चूड़ी बनाने का काम होता है बहुत ही बड़े पैमाने पर फिरोजाबाद में, हमारे इंडिया में। तो वहाँ पर जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की जो कंडीशन, बहुत ज़्यादा गरीब हो गए हैं, फिर भी वो बेंगल मेकिंग का काम ही करते हैं, कोई और काम वो लोग नहीं करना चाहते। तो इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? पेरेंट्स है, सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स, या ऑल ऑफ दिस? तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हाँ हमारे तो पूर्वज करते आ रहे हैं, सोसाइटी, हमारे समाज में सभी लोग यही काम करते हैं तो हम भी इसी में इन्वॉल्व रहेंगे। और ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? जो कि ये गवर्नमेंट होते हैं, पॉलिटिशियन वगैरह, इनका भी दबाव बना रहता है, तो जिसकी वजह से वो लोग इसी काम में ही इन्वॉल्व रहते हैं फिरोजाबाद के लोग। वाई डिड साहिब लीव हिज हाउस? साहिब ने अपना घर क्यों छोड़ा? बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड, क्योंकि आंधी तूफान आए और उनका घर उजड़ गए, इसीलिए वो ढाका से यहाँ दिल्ली के सीमापुरी इलाके में आए और वहीं बस गए थे। What excuse do rag pickers give for not wearing चप्पल? रैग पिकर्स जो कूड़ा कचरा बीनने वाले से एक बार हमारी ऑथर ने पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो क्या एक्सक्यूज़ मिलता है उनको? क्या जवाब मिलता है? मदर डू नॉट गिव, हमारी मम्मी चप्पल हमें देती ही नहीं है। और एक दूसरा बच्चा कहता है नॉट इंटरेस्ट, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है चप्पल पहनने में। तीसरा कहता है आर ट्रेडिशन, हमारी तो परंपरा ही है नंगे पैर रहना। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट कंपेल्स यानी कि फोर्सेस वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पावर्टी? तो फिरोजाबाद के लोग हैं वो बहुत गरीब हैं, बहुत ही सहन करते हैं बेंगल में के काम में, कि उनकी आईसाइट तक वो चली जाती हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो यही काम करना चाहते हैं। तो इसका क्या फोर्स है? कौन लोग दबाव बनाते हैं? कास्ट हैंड एंड कैस्टर्स प्रोफेशन। वो लोग चाहते हैं कि हाँ हमारे पूर्वज, बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज दादा परदादा यही काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें भी इसी में इन्वॉल्व रहना है। कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, कर्म थ्योरी रख देते हैं, हमारा तो यही कर्म है काम करना, हम इसी को करेंगे। और ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस लोग भी अपना फ़ायदा उठाने के लिए चाहते हैं कि ये लोग यही काम करते रहें,
जिससे कि उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, उनको फ़ायदा होता रहे किसी न किसी तरफ से। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का काम क्या है? टू मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल। ग्लास कांच को मोड़ मोड़ के और कलरफुल बैंगल बनाना ही उनका काम है ग्लास इंडस्ट्री का। क्वेश्चन 29, हु इज मुकेश? मुकेश कौन है? बैंगल मेकर। स्टूडेंट, जो मुकेश है वो चाहता, उसके ड्रीम तो है कि मैं कार मैकेनिक बनूं, लेकिन जो उसके पूर्वज हैं वो सब इसी काम में इन्वॉल्व है, बैंगल मेकिंग के काम में। तो इसीलिए अभी फिलहाल वो क्या करता है? बैंगल मेकिंग का काम करता है। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट मेक्स वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन रोस्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? ग्लास इंडस्ट्री में काम करके जो इनकी कंडीशन है बैंगल मेकर्स की, वो कैसे बिल्कुल भद्दी हो, बिल्कुल बेकार हो गई है। किस वजह से? डार्क डिंगी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर। वो बहुत ही डिम लाइट में काम करते हैं, डार्क जगह पे रह के काम करते हैं। डेजलिंग एंड स्पार्किंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, और वेल्डिंग लाइट मतलब चूड़ियों को जोड़ने का जो काम करते हैं, तो उससे भी उनकी आईसाइट खराब होती है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री? तो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या परेशानियां होती हैं वो बताना है हमें। पुअर हेल्थ, उनकी हेल्थ खराब होती है। फिर है इम्पेरिड विजन, उनकी जो आई साइट होती है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट है मिजरेबल लाइफ, लाइफ बहुत ही उनकी दयनीय हो जाती है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट? फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? फॉर बैंगल्स। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी में जो लोगों का सर्वाइवल है, जीविका चलाना है, उसका मेन मकसद क्या है वहाँ के लोगों का? रैग पिकिंग। Now we come on question number 34. What change did Annie Jung see in Sahib when she saw his standing by the gate of the neighborhood club? सीमापुरी में ही एक हमारी ऑथर की नेबरहुड में एक क्लब है, टेनिस क्लब। तो उसके बाहर खड़े होकर, गेट के पास खड़े होकर जो रैग पिकिंग का काम करता है, साहिब आलम एक बार अंदर गेट की तरफ देख रहा होता है। तो वहाँ पे वो क्या देखती है, हमारी ऑथर क्या फील करती है? एज इफ लॉस्ट इज फ्रीडम, कि इसने अपनी आज़ादी खो दी है। लॉस्ट ऑनरशिप और लॉस्ट जॉय, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि स्टूडेंट जो रैग पिकिंग का काम करता है, उसके बाद उसकी जॉब टी स्टॉल में लग जाती है, जहाँ उसकी बिल्कुल फ्रीडम ख़त्म हो जाती है। वो अपना खुद का मालिक नहीं रहता, कोई जॉय एंजॉयमेंट नहीं करता। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश जो कि बैंगल मेकिंग के काम में इन्वॉल्व है इस समय, उसके पूर्वज यही काम सालों साल से पीढ़ियों दर पीढ़ियों ये करते आ रहे हैं, लेकिन वो एक कार मैकेनिक बनना चाहता है। तो उसका क्या एटीट्यूड डिफरेंट है अपने फैमिली मेम्बर से? बी डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर। वो बहुत ही डेयरिंग है, दृढ़ निश्चय वाला है, बहुत ही क्लियर है। वो क्लियरली कह देता है कि मैं यहाँ कार मैकेनिक बनना चाहता हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन? इस लेसन में लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं, क्यों आते हैं? स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, जो उनके ढाका में, बांग्लादेश की कैपिटल है जो कि ढाका, वहाँ उनके जो घर हैं, उनके फील्ड हैं, वो सब उजड़ गए हैं स्टॉर्म की वजह से। इसलिए वो लोग यहाँ के बस गए हैं सीमापुरी, दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में। व्हाट इज मुकेश ड्रीम? मुकेश का क्या सपना है? टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेटामॉर्फिकल सिंबलाइज्ड सिंबल ऑफ सीमापुरी इन दिस लेसन? आ लिटिल हेल, जो ये सीमापुरी इलाका है वो क्या दर्शाता है? कि ये एक छोटा सा क्या है, नरक के समान है सीमापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद इज सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? तो वहाँ पे फिरोजाबाद किस इंडस्ट्री का मेन सेंटर माना जाता है? तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेयर डज द राइटर आस्क टू गो? बच्चों को राइटर कहाँ जाने के लिए कहती है हमारी फर्स्ट स्टोरी में? स्कूल। जो रैग पिकिंग का काम करते हैं उनको हमारी ऑथर कहती है कि आप स्कूल क्यों नहीं चले जाते? डू साहिब आलम एंड हिज फ्रेंड्स वियर चप्पल? क्या ये साहिब आलम था और उसके फ्रेंड्स, उसके ग्रुप में जितने लड़के थे, उन्होंने चप्पल पहनी हुई थी? नहीं। नो स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने वो नंगे पैर थे,
कोई कहता था, कोई एक्सक्यूज़ देता था कि मेरी मदर मेरे को चप्पल नहीं देती रैक में से उतार के। कोई कहता था हमारी परंपरा है जिसकी वजह से आप चप्पल नहीं पहनते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टोरी आर देयर इन चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग में कितनी स्टोरीज हैं? 2। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन रॉस्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? ग्लास इंडस्ट्री में काम करके बच्चों की जो करने की कंडीशन है वो कितनी बेकार हो गई है, किस वजह से हो गई है? डार्क इन दी सेल्स, dazzling and sparkling welding light, high temperature, all of this is the correct answer, क्योंकि स्टूडेंट वहाँ पे बहुत ही डल लाइट में काम करते हैं, हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, उनकी आई साइट जाने का खतरा है। तो ये सभी दिक्कत है जिस दिक्कतों में रह के वो लोग ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। साहिब बिलोंग टू दिस कंट्री, साहिब कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? बांग्लादेश, ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वहाँ से साहिब आया है। व्हाट टाइम राइटर मीट साहिब एवरी डे, किस समय जो हमारी राइटर है वो साहिब आलम से मिलती थी? मॉर्निंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट वाज फुल नेम ऑफ साहिब? साहिब का पूरा नाम क्या है? साहिब आलम। नेक्स्ट, द नरेटर आस्क्ड वन रैग पिकर व्हाई आर नॉट यू वियरिंग? तो नरेटर हमारी एक बच्चे से पूछती है कि तुमने क्या नहीं पहना हुआ है? चप्पल। चप्पल क्वेश्चन पूछती है कि हाँ तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 50, साहिब सेज आई समटाइम्स फाइंड आ रुपी इवन आ डैश रुपी नोट। तो कभी कभी साहिब कहता है कि हमें 1 रुपया मिल जाता है, और कभी कितने का नोट कहता है? 10। 10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 51, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? लॉस्ट स्प्रिंग जो हमारा टाइटल है इस चैप्टर का वो किसको सिंबलाइज करता है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, एट मिल्क बूथ साहिब वॉज पेड रुपीज एंड ऑल हिज मील्स। तो साहिब को टी स्टॉल पर कितने रुपीज मिलते हैं? 800 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, देयर इज नो डैश अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम, सी थिंक्स डिफरेंटली। सेकेंड स्टोरी में जिसमें मुकेश बैंगल मेकिंग का काम करता है लेकिन वो कार मैकेनिक बनना चाहता है, वहाँ पे लोगों से हमारी ऑथर पूछती है कि तुम इतने हैजर्ड्स हैंड करते हो इस बैंगल मेकिंग के काम में, तो आप लोग ये ग्रुप क्यों नहीं बना लेते और इसके अगेंस्ट क्यों नहीं जाते? तो वो कहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है? लीडर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, आई वॉन्ट टू बी ए डैश मैकेनिक, मुकेश रिपीट्स। मुकेश क्या बनना चाहता है? कौन सा मैकेनिक? मोटर मैकेनिक। मोटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, बैंगल सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। भारतीय महिलाओं की मैरिज की निशानी क्या होती है? सुहाग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन सीमापुरी दिल्ली देयर लिव डैश रैक पिकर। सीमापुरी दिल्ली में कितने रैक पिकर रहते हैं? 10,000 is the correct answer of this question. Now question number 57, about dash children work day and night in glass furnaces with high temperature. हाई टेम्परेचर में ग्लास की कंपनी इंडस्ट्री में कितने लगभग वहाँ लोग काम करते हैं बच्चे? 20,000 is the correct answer. Next question 58, every other family in फिरोजाबाद is engaged in making. हर एक परिवार फिरोजाबाद में, हर एक दूसरा परिवार किसमें एंगेज है? बैंगल्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, माई एक्वेंटेंस विद द डैश रैक फिगर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। मेरा एक्वेंटेंस यानी कि मेरे थोड़ा जान पहचान वाला मुझे सीमापुरी की साइड ले गया, तो वो कैसा रैक पिकर था? बेयर फुट यानी कि नंगे पाँव। वो उसके पास चप्पल नहीं थी, नंगे पैर चलने वाला वो रैक पिकर्स था, ऐसे हमारी ऑथर हमें बताती है स्टोरी के माध्यम से। So student, last question is question number 60. The narrator asks a group of young men. हमारी नरेटर सेकेंड स्टोरी में एक यंग मैन के ग्रुप से क्या पूछती है? Why not organize yourself into? तुम आपस में मिलके क्या नहीं बना लेते? कोऑपरेटिव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे सभी MCQs कंप्लीट होते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट on this video. Thank you so much for watching and subscribe my channel for more video. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।